हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आज की नई क्लास में जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में। ठीक है ना। तो आज हम मैथ की पहली क्लास को शूट कर रहे हैं या फिर एक तरीके से सोचे पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो आज जो हमारी पहली प्रश्नावली है उसका नाम है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या, जिसे रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है ना। तो पहले हम संख्याओं के बारे में समझेंगे, जानेंगे, फिर उससे आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो जैसे वास्तविक संख्या, तो पहले हम संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। तो ठीक है ना। तो जो हमारी टोटल संख्या है, संख्या टोटल 6 प्रकार की हैं। 6 प्रकार की हैं। टोटल कितने प्रकार की हैं? 6 प्रकार की। ठीक है। जिनमें से पहले नंबर पर आती है अपनी प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्या। कौन सी आती है? प्राकृतिक संख्या, या जैसे आप बोल सकते हो नेचुरल नंबर। ठीक है ना। तो ये जो प्राकृतिक संख्या, एक तरीके से ये समझे कि हमारी लाइफ की जितनी भी काउंटेबल ऑब्जेक्ट्स या सब्जेक्ट जो भी हैं, वस्तु या फिर हम किसी भी चीज़ को काउंट कर सकते हैं, वो सिर्फ इसकी बदौलत है। किसकी बदौलत है? प्राकृतिक संख्या की बदौलत। हालांकि संख्या अपनी जगह पर, कैसे कहते हैं कि हर एक पार्ट अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन देखो क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो ये अपनी संख्या है, कौन सी? प्राकृतिक संख्या, जो 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक। कहाँ तक जाती है? अनंत तक। ठीक है ना। अच्छा, अब सपोज करो कि जब एक ही नहीं होता, तो फिर अब क्या लगता है आपको कि आप किसी भी चीज़ को काउंट कर सकते हो? जैसे मान के चलो, अगर मैं ही आपसे यही पूछूं कि आप बताओ टोटल इस ये जो इंग्लिश में नंबर लिखा है इसमें कितने वर्ड हैं? ठीक है ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 लेटर है। अगर हमारे पास ये चीज़ें हैं जब भी तो हम इनको काउंट कर पा रहे हैं कि हमारे पास 6 हैं, 7 है, 8 है, जो भी है, मतलब हम इनकी बदौलत ही काउंट कर पाते हैं। ठीक है ना। तो हमारे सेकंड नंबर पर आती है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या आती है? पूर्ण संख्या। ठीक है ना। अब पूर्ण संख्या का मतलब क्या है? आप पहले ये बताओ, जो पूर्ण होता है तो पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूरा होना होता है कि नहीं? कहते हैं ना कि हमारा ये काम पूर्ण हो गया। पूर्ण का मतलब पूरा हो गया। तो यहाँ देखो, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर 1 से लेके अनंत तक की सब संख्या है, बट इसमें एक संख्या नहीं है। कौन सी है वो आप बता सकते हो? 0। कौन सी संख्या नहीं है? 0। क्योंकि 0 के बाद में फिर तो आप वही ऐड कर दो, 1 2 3, ऐसे करते करते कहाँ तक? अनंत तक, इनफिनिटी तक। ठीक है ना। तो ये हो गए अपने 0 से लेके अनंत तक की सब संख्या कैसी होंगी? पूर्ण संख्या। और प्राकृतिक संख्या कौन सी होंगी? 1 से लेके अनंत तक। अब आपसे कोई पूछे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, प्राकृतिक और पूर्ण संख्या में, तो इनमें सिर्फ और सिर्फ किसका डिफरेंस है? 0 का। अगर कोई आपसे पूछेगा 1 से अनंत तक प्राकृतिक संख्या, 0 से अनंत तक पूर्ण संख्या। ठीक है ना। तो इनमें अंतर किस चीज़ का है? सिर्फ और सिर्फ 0 का, है ना। अब देखो, अब आती है हमारी नेक्स्ट संख्या। कौन सी आता है? नेक्स्ट प्रकार कौन सा? नेक्स्ट टाइप आता है अपना थर्ड। ठीक है ना, जिसे बोलते हैं पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। ठीक है ना। पूर्णांक संख्या में क्या रहता है? देखो यहाँ पे क्या था, हमारा प्राकृतिक संख्या जो थी उसमें क्या था कि 1 से लेके अनंत तक, और पूर्ण में क्या था? 0 से लेके अनंत तक। अब पूर्णांक में क्या रहेगा? पूर्णांक में ये 0 अपना सेंटर रहेगा, यहाँ से प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, ऐसे करते करते इनफाइनिटी तक होगा। ठीक है ना। इधर को जाएंगे तो -1, -2, ऐसे करते करते ये भी कहाँ तक जाएगा? इनफाइनिटी तक। ठीक है ना। कहने का मतलब है प्लस अनंत और माइनस अनंत। या एक तरीके से अगर लैंग्वेज में परिभाषा के तौर पे बोले तो सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक, धनात्मक एवं ऋणात्मक सभी संख्याएं किसके अंडर में आएंगी? पूर्णांक संख्याओं के। किसके अंडर में आएंगी? पूर्णांक संख्याओं के। ठीक है ना। और फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास आती है वो आती है हमारी परमेय संख्या। कौन सी आती है? परमेय संख्या। ठीक है ना। फोर्थ नंबर पर हमारी कौन सी आएंगी? परमेय संख्या।
अच्छा, अब परमेय संख्या वैसे तो आपने ये अपनी 6, 7, 8 मतलब 6 क्लास से ही पढ़ना शुरू कर दिया इन सभी संख्याओं को, लेकिन परमेय को तो आपने 6 क्लास से ही पढ़ना शुरू कर दिया होगा। तो परमेय में आपकी एक लैंग्वेज या परिभाषा होती है जिसे बोलते हैं डेफिनेशन। तो देखो, जो परमेय संख्या की डेफिनेशन है कि वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वे कैसी होती हैं, परमेय संख्या होती हैं। कैसी होती हैं, परमेय संख्या। कौन सी, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो कैसी होंगी, परमेय संख्या। दूसरी चीज इसमें क्या है, जहां हम Q बराबर क्या नहीं ले सकते, 0 नहीं ले सकते। Q बराबर हम क्या नहीं ले सकते, 0 नहीं ले सकते। अब वो क्यों नहीं ले सकते, अब सोचो कि अगर मैं 0 है ये मान के चलो, तो 0 अभी हमने किसकी जगह पे लिया, P की जगह। अभी 0 हमने किसकी जगह लिया, P की जगह। Q की जगह क्या है, 5। Q की जगह तो कोई पूर्ण या पूर्णांक या प्राकृत संख्या है कि नहीं, 5 को लोगे तो अब प्राकृत भी है, पूर्ण भी है, और इधर जाओगे तो पूर्णांक भी है, ठीक है ना। तो P/Q का रूप बन गया। अब आपको पता है कि अगर किसी भी संख्या का अगर हम 0 में भाग देते हैं तो आंसर क्या आता है, 0। क्या आता है, 0। लेकिन इसको अगर हम उल्टा कर दें, उल्टा मतलब अगर 5 में हम 0 देंगे तो इसका आप तो छोड़ो, मुझे भी छोड़ो, भले से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं टीचर हूँ, मुझे भी छोड़ो, इसको आप किसी भी, कोई चाहे वो गवर्नमेंट या फिर प्रोफेशनल कैसा भी टीचर हो, आप उससे भी नहीं करवा सकते, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा वो इन्फिनिटी में आएगा। किस में आएगा, इन्फिनिटी में, अनंत में आएगा। इसका एग्जैक्ट आंसर कोई नहीं बता सकता। इसीलिए हम Q की जगह पे क्या नहीं ले सकते, 0 नहीं ले सकते। लेकिन बाकी का क्या है कि जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख लेंगे वो सब कैसी होंगी, परमेय संख्या होंगी। अच्छा, तो कुछ मेरे छोटे भाइयों को क्या डाउट रहता है इन चीज़ों में, परमेय संख्याओं में, एक्चुअल इनमें खासकर बच्चों को क्या रहता है, डाउट रहता है बहुत सारा। कैसे, जैसे सपोज करो ये 5 है, 5 कैसी है, अब ये P/Q का रूप तो बना ही नहीं है, तो बोलेंगे सर ये कैसी होगी, परमेय होगी, अपरमेय होगी। तो देखो ये P/Q का रूप तो नहीं बनी है। अच्छा, मैं अगर इस 5 के नीचे अगर 1 लगा दूंगा तो क्या 5 पर कोई इफेक्ट आएगा, इस 1 की वजह से 5 में कोई बदलाव आएगा, नहीं ना, क्योंकि 5 में हम 1 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो जैसा 5 या भाग देने के बाद में भी 5, तो बात तो एक ही हुई। तो 5 के नीचे जैसे ही मैं 1 लगाऊंगा तो ये हमारी P हो गई, ये बटा हो गया, और ये हमारा Q हो गया, तो बन गया ना P/Q का रूप। तो इसका मतलब ओनली 5 कैसी है, परमेय संख्या। अब अगर इनमें से देखेंगे तो कैसे बोलेंगे कि सभी प्राकृतिक, सभी पूर्ण संख्या और सभी पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, परमेय संख्या। क्या होती हैं, परमेय संख्या। ये जो तीनों संख्याएं हैं ये कैसी होती हैं, परमेय संख्या। कैसी होती हैं, परमेय संख्या। अब आप बोलोगे कि सर माइनस की परमेय संख्या कैसे होंगी। अच्छा, मैं आपसे बोलूँ कि माइनस का 5/10 क्या होगा, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, भले से माइनस का है लेकिन P/Q का रूप तो बन गया ना, बन गया ना। चाहे वो सिंगल ही डिजिट हो, -5 है तो मैं इसके नीचे 1 लगा दूंगा तब भी P/Q का रूप बन गया। तो ये कौन सी संख्या हुई, परमेय संख्या। अच्छा, कुछ बच्चों को, जैसे मैं भी जहाँ पढ़ाता हूँ, जो मेरा विद्यालय है, तो मैं बच्चों से एक दिन ऐसी मैंने स्टार्टिंग में ही पूछ लिया कि बच्चों बताओ कि जो 10.5 जो है वो कैसी संख्या है, कौन सी, 10 पॉइंट बोल लो या फिर क्या बोल लो इसको, दशमलव। बात एक ही है, या तो पॉइंट बोल लो या फिर दशमलव बोल लो, डेसिमल बोल लो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो 10.5 कैसी संख्या होगी, तो कुछ बोल रहे हैं सर हमें नहीं पता, ठीक है ना, हमें नहीं पता। कुछ बोल रहे हैं सर ये होगी फलाना ढिमका, मतलब उन्होंने 20 तरीके की संख्या का नाम बता दिया इसका, ठीक है ना। बट एग्जैक्ट में आप खुद बताओ, ये 10.5 है। आपने ये भी चीज़ 6 क्लास में तो छोड़ो, 4th 3rd या 5th क्लास तक भी सीखी होगी कि जैसे ही हम पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट की जगह पे क्या लगाते हैं, 1। पॉइंट की जगह पे क्या लगाते हैं, 1। जैसे ही पॉइंट को हटाएंगे 1 लगाएंगे, लेकिन पॉइंट के बाद जितने अंक होंगे उतनी हम क्या लगा देंगे, 0। तो ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद में कितने अंक है, 1, तो 1 0 लगा देंगे, ठीक है ना। अब 5 से काटो, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10,
कहने का मतलब 21/2, क्या ये p/q का रूप बन गया? बिल्कुल बन गया। तो ये भी संख्या कैसी होगी? परमेय संख्या। तो कौन कौन सी संख्या हुई? प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्णांक संख्या एवं सभी दशमलव वाली संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं? परमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है ना? चलो अब करते हैं अपना 5वां पॉइंट, मतलब 5वीं प्रकार की संख्या कौन सी है? अपरमेय संख्या। कौन सी होगी? अपरमेय संख्या। इसको समझ लेते हैं। ठीक है ना? इनको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये इस वाले चैप्टर में भी काम करेंगी और मे भी हो सकता है आगे भी आपके भविष्य में कभी काम आए। अगर आप कहीं थोड़ा सा कंपटीशन लेवल पर जाते हो तो वहाँ आपके ये काम आने वाली है, तो इनको अच्छे से समझ लो। ठीक है ना? तो अपरमेय संख्या क्या है? इसका अपोजिट। ठीक है ना? इसका अपोजिट ही अपरमेय संख्याएं होती हैं। कैसे? जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो कैसी हो गई? परमेय संख्या। लेकिन जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते वो सब कैसी होती हैं? अपरमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है ना? जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते वो सब कैसी होंगी? अपरमेय संख्या। देखो जैसे कि उदाहरण के तौर पर √2। √2 क्यों अपरमेय होती है वो भी समझ लो। पहली बात तो जो √, का मान अगर हम निकालते हैं, आपने में भी पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो मैं बता देता हूं। अगर जब भी √2 आता है उसे हम एज ए कैलकुलेशन ऐड करते हैं तो हम लेते हैं 1.1314 एज ए कैलकुलेट। ठीक है ना? एज ए कैलकुलेशन हम इसको कितना यूज करते हैं? 1.1314। बट एग्जैक्ट इसका ऐसे आगे की तरफ चलता रहता है। इसका जो आंसर आता है, जिसको अगर मैथ की लैंग्वेज में बोले तो इसका जो आंसर होता है वो होता है अशांत अनावर्ती। क्या होता है? अशांत अनावर्ती। अशांत का मतलब होता है जो शांति ना हो, है ना? जैसे धर्म का मतलब क्या होता है? जो धर्म के पक्ष में चलता है। अधर्म मतलब जो पाप के पक्ष में चलता है, उल्टा होता है ना? वैसे सेम शांत का मतलब बिल्कुल नॉर्मल, अशांत का मतलब वो शांति नहीं हो रहा, है ना? जैसे बच्चे होते हैं ना, जो छोटे बच्चे होते हैं 1-2 महीने के होते हैं, वो रोना स्टार्ट कर दें तो क्या पाइए कोई बंद करा दे, उनको चुप करा दे, वो रोते ही रहेंगे। ठीक है ना? तो ये जैसे कि अशांत। अनावर्ती का मतलब है आवृत्ति की नहीं होना, सॉरी अनावर्ती है, ये अनावर्ती है। शब्दों को मत जाना, मैं बोल रहा हूँ उस पर जाना। अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब देखो, आवृत्ति का मतलब होता है ये वाली है आवृत्ति। तो जो आवृत्ति होती है इसका मतलब होता है किसी अंक का रिपीट होना। क्या होना? रिपीट होना। तो इसके अंकों में कभी आपको रिपीटेशन नहीं मिलेगा, अलग अलग अंक आएंगे हमेशा। तो ये अशांत अनावृत्ति है। मतलब हमें एक तो चाहिए भाई एग्जैक्ट संख्या, मतलब पूर्ण संख्या चाहिए। कैसी संख्या चाहिए? पूर्ण हो या पूर्णांक हो या प्राकृतिक हो, तीनों में से एक होनी चाहिए। वही संख्या किस में आएगी? परमेय में। अगर वो पूर्ण नहीं है, पूर्णांक नहीं है, और कौन सी है अपनी? पूर्ण नहीं है, पूर्णांक नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, तो वो संख्या कैसी नहीं होगी? अपरमेय नहीं होगी। ठीक है ना? अगर मान लो कोई 5 आ जाए, अब 5 की आपसे बोल दे भाई ये क्या है, तो अब कैसे अपरमेय बोलोगे? नहीं, क्योंकि इसके नीचे तो हम 1 लगा लेंगे तो हमारी क्या बन जाएगी? परमेय संख्या, p/q। ठीक है ना? तो जितनी भी अनरूट वाली संख्याएं होती हैं वो सब के सब कैसी होती हैं? अपरमेय। कुछ और ले लो एग्जाम्पल, इसमें एक डाउट सा और रहता है, जैसे √25 है। अब इसकी आपसे बोलेगा ये क्या है, तो √25 का तो हम बोल सकते हैं कि ये परमेय संख्या है। √2 को नहीं बोल सकते, √2 को नहीं बोल सकते, √25 को बोल सकते हैं, क्योंकि √25 का वर्गमूल जो आता है वो 5 आता है। इसके नीचे जैसे ही 1 लगा देंगे p/q रूप बन जाएगा और वो कैसी हो जाएगी? परमेय संख्या। एक चीज, अपरमेय संख्या पहचानने का देखो सबसे इजी तरीका, आपको एक तो ये चीज नोटिस करनी है। किसमें? अपरमेय संख्या में। मैं लिख भी देता हूं, क्या पता कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वहां ध्यान नहीं देते, फिर उल्टे सीधे कमेंट करेंगे कि सर आप पे ये है वो फलाना ढिमका। एक तो हम √, को नोटिस करेंगे। किसको? √, को। और √, के अंदर देखेंगे अभाज्य संख्या। कैसी संख्या? अभाज्य। अभाज्य के साथ में एक चीज और नोटिस करेंगे कि बस ऐसी कोई संख्या नहीं होनी चाहिए √, के साथ अंदर कि जिसका वर्गमूल निकल आए। क्या निकल आए?
वर्गमूल, बस वर्गमूल नहीं होना चाहिए, फिर कैसी भी संख्या हो, अभाज्य हो भाज्य हो डजंट मैटर, ठीक है ना, बस कैसी नहीं होनी चाहिए, वर्गमूल वाली नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी √25 था, इसका वर्गमूल 5 आया, ऐसे वर्गमूल लेने काबिल ही ना हो वो संख्या, तो वो सब संख्याएं कैसी होंगी, अपरिमेय होंगी, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट हमारा जो छठवां है वो आता है अपना अब वास्तविक संख्या, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। अच्छा, अपरिमेय संख्या को एक संख्या के नाम से और बोल देते हैं, वो है अपना काल्पनिक संख्या। क्या है, काल्पनिक संख्या, ठीक है ना। अब वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के लिए हमें किसी संख्या का ऐसी डेफिनेशन है उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सभी प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परमेय, अपरिमेय सभी संख्याएं किसके अंडर आती हैं, वास्तविक संख्या के अंडर आती हैं, ठीक है ना। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था हमारा, किन के लिए, संख्याओं के लिए। संख्या टोटल कितने प्रकार की होती हैं, 6 प्रकार की होती हैं। 6 संख्याओं को हमने समझ लिया ना। संख्या कौन कौन सी होती हैं, पहली है प्राकृतिक संख्या जो कि 1 से अनंत तक जाती है, दूसरी है पूर्ण संख्या जो कि 0 से कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है, तीसरी है पूर्णांक संख्या जो कि धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं का क्या है, समूह है, ठीक है ना। परमेय संख्या में जिन्हें हम पीवट क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो सब कैसी होंगी, परमेय संख्या, और जिन्हें हम पीवट क्यू के रूप में नहीं लिख सकते वो कैसी होंगी, अपरिमेय। और वास्तविक संख्या, इन सभी 5 संख्याओं का समूह क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या, जिनमें प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक और परमेय, अपरिमेय सब आ जाती हैं, ठीक है ना। तो अब हम टॉपिक करते हैं अपने चैप्टर का स्टार्ट। ये संख्याओं के बारे में थोड़ी सी आपको पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवीजन करा दिया, अब शुरू करेंगे अपने चैप्टर को, ठीक है ना। तो पहले मैं इनको साफ कर लेता हूँ, फिर अपन साफ करेंगे, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। देखो, तो अपना जो पहला टॉपिक है वो है एलसीएम और एचसीएफ। पहला टॉपिक क्यों है, क्योंकि हमारे जो पहला 1.1 प्रश्नावली है उसमें एलसीएम और एचसीएफ के बारे में ही पूछा है, ठीक है ना। अच्छा, एलसीएम एचसीएफ और इनको समझने के बाद में फिर हम अपनी प्रमेय नंबर 1.1 को थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। पहला है अपना एलसीएम। क्या है, एलसीएम। तो देखो एलसीएम को इंग्लिश में तो बोलते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, मतलब वह छोटा से छोटा गुणज, फैक्टर का मतलब होता है गुणज। तो एलसीएम संख्या का वह छोटे से छोटा गुणज जो संख्या को काट दे, या फिर ऐसे डायरेक्टली बोलने के ये क्या होता है, छोटे से छोटा गुणज उस संख्या का, ठीक है ना। दूसरी चीज देखो, इसको वैसे हिंदी में बोलते हैं लसपा, लसपा, ठीक है ना। पूरा बोलेंगे तो लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो हमें इसमें करना क्या होता है, देखो पहले एलसीएम निकालना सीखेंगे, क्योंकि वही अपना एलसीएम और एचसीएफ पर डिपेंडेड है पूरा 1.1, ठीक है ना। 1.2 के आगे जो भी आएगा उसको आगे समझ लेंगे। जैसे मान लो कि कोई संख्या जैसे 10 है, एक है 15, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड, और ठीक है पहले बाद में समझेंगे इसको, पहले कर ही लेते हैं। तो वह सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे हम पहले, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। दूसरी संख्या हमारी कौन सी है, 15, तो इसमें भी 15 का दे देंगे। तो देखो 15 में जाएगा 3 का, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो दोनों को साइड में ले आओ, ये हो गया अपना 10 और ये हो गया अपना 15। तो 10 के गुणज कौन कौन से हैं, 2 गुणा 5, और इस वाले के हैं 3 गुणा 5, ठीक है। अब अच्छा एक चीज़ और बताओ आप लोग मुझे, कि अगर मैं 5 की घात 2 लिखूं, ठीक है, या इसको मैं 5 गुणा 5 ऐसे भी तो लिख सकता हूं। अच्छा आप जो जानते हैं वो बताओ, 5 का वर्ग कितना, 25, 5 गुणा 5 करने पे कितना, 25। इसका मतलब ये वाला रूप और ये वाला रूप, बात तो एक ही है। एक चीज़ और, 5 को कितनी बार लिखा गया, 2 बार, 5 को 2 बार ही तो लिखा गया गुणे में, 5 गुणा 5 2 बार। तो हमने यहाँ पे घात पे कितना लगाया, 5 की घात 2। अगर मैं इसी 5 के सामने एक और 5 लगा देता, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 को कितनी बार, 3 बार, तो यहाँ ऑटोमेटिक घात कितनी लग जाती, 3। तो इसका मतलब घात क्या हुई कि घात का मतलब क्या होगा
जो अपनी डिजिट होती है उसकी जो पावर होती है उसका मतलब होता है उस अंक का उतनी बार मल्टीप्लाई करना। जैसे यहाँ 5 की घात 3 है तो 5 का हमने कितनी बार गुणा किया, 3 बार, ठीक है ना। तो अच्छा, अब इनको सबसे पहले इस वाले रूप में बनाएंगे, घात वाले में। अच्छा, यहाँ पर 2 कितनी बार रिपीट है, 10 के में 1 बार, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 की घात 1, गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह। 5 कितनी बार, 1 बार, इसको भी तो मैं 5 की घात 1 लिख सकता हूँ, लिख सकता क्या नहीं लिख सकता, ठीक है ना। ऐसी सेम टू सेम 15 के लिए प्रोसेस करेंगे। अच्छा, 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 बार, तो 3 की घात 1, गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह। 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 बार, तो 5 की घात 1, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एलसीएम लेने में बस आपको तो एक छोटा सा मेथड यूज करना है, क्या कि यहाँ पे जो हमने घातें बनाई, घातों का रूप बन गया ना हमारा, 2 की घात 1, 5 की घात 1, 3 की घात 1, 5 की घात 1, ठीक है ना। पहले तो ये देखो आप लोग कि हमारा कोई जोड़ा बन रहा है क्या, सेट बन रहा है क्या। देखो हमारा एक सेट तो ये बन गया 5 5 का, बन गया कि नहीं बन गया, जोड़ा बोल लो जिसे, ठीक है ना। तो एक तो जोड़े में से जो भी होगा, चाहे जोड़ा बने या ना बने, ठीक है ना, जोड़ा बने या ना बने। जोड़े का मतलब मैंने क्यों बताया यहाँ पे, क्योंकि जो जोड़ा होगा उसमें से हम एक ही संख्या को लेंगे, जिनका जोड़ा नहीं होता वो सब लेनी पड़ती है। इसलिए मैंने बोला है कि जोड़ा, अगर जहाँ जोड़ा बन जाए तो चाहे जोड़ा बने या ना बने, हमें अंक की अधिकतम घात लेनी है, अंक की अधिकतम घात लेनी है। अधिकतम का मतलब हो गया ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ 5 जोड़ा बन गया तो 1 5 बाहर ले लेंगे, लेकिन इसकी अधिकतम घात यहाँ पे कितनी, 1, यहाँ पे भी कितनी, 1, मतलब बराबर है, तो कोई सी भी ले लो, 5 की घात 1। और जिनके जोड़े नहीं बनते उन सबको ले लो। 2 का जोड़ा बन रहा, नहीं बन रहा, कितनी घात है, 1, तो 2 की घात 1, गुणा 3 का जोड़ा बन रहा है, नहीं बन रहा, तो 3 की अधिकतम घात 1 है, तो 3 की अधिकतम घात 1 बराबर 5 की घात 1 का मतलब 5 को कितनी बार, 1 बार, 2 पे घात कितनी, 1, इसकी तरह 5 पे घात 3, तो 5 को कितनी बार, 3 बार, तो 2 की घात 1 है तो 2 को 1 बार, और 3 की घात 1 है तो 3 को भी 1 बार, तो 5 दूना 10, 10 तिया 30, तो जो हमारा एलसीएम निकल कर आया वो कितना आया, 30 आया। कितना आया, 30। समझ गए ना एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, एलसीएम समझ गए, ठीक। एलसीएम का मतलब हो गया हमें चाहिए अधिकतम घात, अंक की अधिकतम घात। हमें क्या चाहिए, अंक की अधिकतम घात चाहिए। कितनी, अधिकतम मतलब ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। और जो जोड़ा होगा उसमें से एक को लेंगे, लेकिन वो भी कैसा लेंगे, जिसकी घात कैसी होगी, ज्यादा होगी, ठीक है ना, ठीक है। अब HCF का देखते हैं। HCF के लिए होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले ही बोल रहा हूं भाई, देखो बच्चों, अगर मेरी इंग्लिश में आपको कोई गड़बड़ी नज़र आती है, कोई दिक्कत आती है और कोई चीज़ मीनिंग गलत हो जाए तो आप लोग उसको माइंड मत करना, ठीक है ना, क्योंकि मैं बहुत तगड़ा अंग्रेज हूँ, वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ यूट्यूब के चक्कर में, नहीं तो मेरे को इंग्लिश आती थोड़ी ना है ना। तो आप तो समझने पे फोकस करें, ना कि मेरे वर्डों पे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। हाईएस्ट का मतलब होता है बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। फैक्टर का मतलब होता है गुणज, ठीक है ना। फैक्टर का क्या मतलब होता है, गुणज। तो वह बड़े से बड़ा उभयनिष्ठ गुणज, मतलब जो संख्या होंगी, उभयनिष्ठ का मतलब होता है वो सब में होना चाहिए। अगर जितनी संख्या, मान लो आप 10 संख्याओं का HCF निकाल रहे हो, तो 10 के 10 संख्याओं में उभयनिष्ठ का मतलब है कि 10 के 10 संख्याओं में वो अंक होना चाहिए, ठीक है ना। देखो इसको समझ लेते हैं कैसे। चलो मैं इसी से एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे 10 से पहली संख्या हमारी 1 है 15, वही अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले 10 का तो 2 से 5 बार, 5 से 1 बार। 15 में करेंगे 3 से 5 बार, 5 से 1 बार, ठीक है ना। दूसरी चीज, ये जो हमने ये किया है ना, ये वाला इसका, ये वाला इसका, इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है ना।
इसी को क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। अच्छा, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हम भाग देते हैं ये सभी संख्याएं कैसी होती हैं, अभाज्य। कैसी होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है ना। फिर वही एलसीएम की तरह कर लो, 10 के गुणज 2 गुणा 5 और जो 15 के गुणज हैं वो हैं 5 गुणा 3। ठीक है ना। अच्छा, वही फिर से वही एलसीएम की तरह सेम टू सेम एलसीएम की तरह क्या बनाएंगे, घात का रूप, पावर का रूप। जैसे 2 कितनी बार है, एक बार है तो 2 की घात 1 गुणा, 5 कितनी बार है, एक बार तो 5 की घात 1। ऐसे ही यहाँ पर 5 कितनी बार, एक बार तो 5 की घात 1 गुणा, यहाँ 3 की घात 3 कितनी बार, एक बार है तो 3 की घात 1। अब घात रूप पे कम से फोकस करो आप लोग, ठीक है ना, किस पे, घात रूप पे। अच्छा, यहां हमने कैसी घातें ली थी, अधिकतम घातें। कैसी घात, अधिकतम घात, मतलब ज्यादा से ज्यादा या बड़ी से बड़ी घात। यहां पर घात का सीन उल्टा होता है। कैसे, यहां पर हमें HCF के लिए न्यूनतम, कैसी, न्यूनतम घात चाहिए। न्यूनतम का मतलब होता है भाई, आप लोग को अगर नहीं पता हो तो न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम, कम से कम। और यहाँ अधिकतम का घात, वो अधिकतम का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा बोल लो या फिर अधिक से अधिक, आप कैसे भी, जैसे आपका मन हो वैसे यूज कर सकते हो। ठीक है ना। ठीक, तो HCF के लिए हमें कैसी घात चाहिए, न्यूनतम या फिर कम से कम। तो यहां पे लेकिन घात भी कैसी, उभयनिष्ठ। घात भी कैसी, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ कैसे, यहां पर जोड़ा बनाना पड़ेगा, जैसे अभी हमने एलसीएम में बनाया था वैसे सेम टू सेम। किस चीज का जोड़ा बन रहा है, मतलब 5 10 के अंदर भी आती है और 5 15 के अंदर भी आती है। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जोड़ा बन गया हमारा किसका, 5 का। चलो आंसर करते हैं, आंसर बोले तो चलो HCF निकालते हैं। HCF में देखो जो हमारा जोड़ा बन गया ना 5, चलो हम 5 को लिख लेंगे, आंसर नहीं है ये अभी। लेकिन हमें घात कैसी चाहिए, कम से कम। घात कैसी चाहिए, कम से कम। यहाँ 5 की घात 1 है, यहाँ 5 की घात 1 है, तो ये तो बराबर है, तो कोई सी भी ले लो। तो हमारा आंसर हो गया, HCF कितना आया, 5। तो HCF का मतलब होता है कि जो संख्या दोनों में आए। कौन सी संख्या, जो हमने अभाज्य गुणनखंड बनाए, जैसे यहाँ पे देखो या यहाँ पे देखो, जो अंक दोनों में आएगा वही किसके अंदर आएगा, HCF के अंदर। किसके अंदर आएगा, HCF के अंदर। सपोज करो जैसे कि मान लो यहाँ पे अगर 4 होता और यहाँ पर भी, सॉरी 4 तो नहीं, मान के चलो यहाँ पर अपना होता मान लो 7 और यहाँ पर भी 7 होता, तो देखो हमारा एक जोड़ा ये बन गया, तो एक हम 7 और ले लेते बाहर। ठीक है ना, HCF में तो 7 पंजे 35, तो हमारा HCF कितना आ जाता, 35। लेकिन हमारा 7 तो है नहीं हमारे पास जोड़ा चाहिए। मतलब कहने का ये है, LCM में अधिकतम घात के साथ जिनकी अधिकतम घात होगी उनको तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन जिनके जोड़े बनेंगे उनको तो लेंगे ही लेंगे LCM में, लेकिन जिनके जोड़े नहीं भी बनेंगे उनको भी हम इनमें शामिल कर लेंगे। किसमें, LCM में। लेकिन HCF में बिल्कुल अपोजिट है। कैसा कि एक तो हमें घात कैसी चाहिए, कम से कम। अगर मान लो सपोज करो यहाँ घात होती मान लो अगर 4 और यहाँ घात होती 2, तो हमारा HCF क्या कहता है कि हमें क्या चाहिए, न्यूनतम या कम से कम घात चाहिए। तो यहाँ पर कम से कम घात कौन सी है, यहाँ पर तो 4 है, यहाँ पर 2 है, तो न्यूनतम तो यही होगी ना, कम से कम तो यही होगी। तो हम इसका आंसर में क्या कर देते, 5 की घात 2। क्या कर देते, 5 की घात 2, और जो हमारा HCF आता वो कितना आता, 25 आ जाता। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आपके में। ठीक है, अगर लेकिन यहाँ पर तो हमारी कितनी घात है, 1 है, तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, हम कितनी ले लेंगे, 5 की घात 1 ले लेंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा, या फिर एक तरीके से बोलें कि HCF जो आएगा वो कितना आएगा, 5। HCF कितना आएगा, 5। ठीक है ना। तो ये हमारा LCM था, ये हमारा HCF था, ये हम समझ चुके हैं। तो जो भी चीज़ होगी और बाकी की क्वेश्चनों में जैसे कुछ ऐड होगा अलग से, तो उसको मैं कल की क्लास में आपको साथ के साथ में समझाता चलूँगा और करता चलूँगा। ठीक है ना। और बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही है
कि एक तो मैं नया हूँ यूट्यूब पर, ठीक है ना। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे, लाइक भी करोगे और कमेंट तो बिल्कुल ही करके जाएं। एक बार को चैनल सब्सक्राइब ना करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो एक बार कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करोगे तो आपका फीडबैक हमें मिल जाएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है या कैसी लगी। तो उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, तो मे बी कि हम आपके लिए कुछ और बेटर कर पाएँ, ठीक है ना। तो ये आपके लिए छोटे से आपके भाई की रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल की क्लास में। जब तक के लिए आपको आने वाले अपने 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो मिलते हैं कल की क्लास में।